नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम ऐसे कॉमन डिजॉर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से काफी लोग परेशान हैं। बहुत ही ज्यादा लोगों को ये बीमारी है। उस बीमारी का नाम है IBS, इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम। तो ये इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम होता क्या है? तो आपके पेट में बार बार गैस बन जाती है, आपके पेट में बार बार गुड़गुड़ की आवाजें आती है, आपको फ्लेटस और ब्लोटिंग होती रहती है, आपको बार बार डायरिया हो जाते हैं, आपके पेट में कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। जब आप लेटरिन जाते हैं तो आपके स्टूल में म्यूकस आती है। जब आपके पेट में गैस बनती है जिसकी वजह से आपको सर दर्द करने लगता है, तो आप क्या करते हैं, ये बार बार सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, ऑल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सब रिपोर्ट करते हैं। सब रिपोर्ट क्या आते हैं, नॉर्मल आते हैं। डॉक्टर आपको 15 दिन की दवाई लिख के देते हैं। 15 दिन आप दवाई लेते हैं तो आपको ठीक रहता है, अच्छा रहता है। जब आप दवाई बंद कर देते हैं वो सिम्टम्स वापस शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, IBS, इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये IBS होता क्या है, ये IBS किस वजह से डेवलप होता है, ये IBS के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, ये IBS का डायग्नोसिस क्या होता है, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम। तो ये इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम होता क्या है? ये इरिटेबल का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा होना, और ए बुवेल का मीनिंग होता है हमारे जो आंतें होती है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जिसको हम बुवेल बोलेंगे। और ए सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है? तो सिंड्रोम का मीनिंग होता है मल्टीपल सिम्टम्स आना। हमारे बॉडी में मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं जिसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम किसकी बीमारी है? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी बीमारी है इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इस किसकी स्ट्रक्चर है? ये हमारे इसोफेगस की स्ट्रक्चर है, ये हमारे स्टमक की स्ट्रक्चर है, ये हमारा लिवर है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे इसोफेगस के थ्रू खाना स्टमक में आता है, स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट प्रोडक्ट का निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ये हर एक पर्सन में नॉर्मल प्रोसेस चलती है। अब ये इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम किसकी वजह से डेवलप होता है? तो हमारा जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में इफेक्ट होने की वजह से क्या डेवलप होता है? इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप होता है। तो इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम इज ए कॉमन कंडीशन। ये क्या है? एक कॉमन कंडीशन है दैट अफेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है जिस पे इफेक्ट पड़ने की वजह से ये इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप होता है। इसके अब हम पढ़ेंगे कॉजेज क्या होते हैं, किस वजह से ये डेवलप होता है। इसका कॉजेज कोई पर्टिकुलर नहीं है, हम सब रिस्क फैक्टर पढ़ने वाले हैं। इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉजेज नहीं है कि इसकी वजह से ही इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप होता है, लेकिन हम रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे जिसकी वजह से हमें पता लगेगा कि इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम किस वजह से डेवलप हो सकता है। तो उसमें हमारा फर्स्ट वन है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अब स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से क्यों डेवलप होता है? तो जब कोई इंसान स्ट्रेस लेता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होती है। ये हमारा ब्रेन की स्ट्रक्चर है। हमारे ब्रेन, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है। अब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। जब कोई इंसान स्ट्रेस लेता है, एंजाइटी लेता है, डिप्रेशन में होता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से, हमारा माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा पेट डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे पेट में गड़बड़ी आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या डेवलप होगा, इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप होगा। तो कोई भी इंसान होता है, स्ट्रेस लेता है, एंजाइटी में रहता है, डिप्रेशन लेता है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में और उसके बॉडी में ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी
जिसकी वजह से उसके पेट में भी क्या होती है, गड़बड़ी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम बोलते हैं। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होती है तो ये हमारे जो आंतें होती है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो पूरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम करते हैं। और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होती है तो ये आते पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा करती है और डायरिया हो जाते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होने की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होगी और इंसान में कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से, हमारा ब्रेन डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा पेट भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो कोई भी इंसान स्ट्रेस लेगा, एंजाइटी लेगा, डिप्रेशन रहेगा, जिसकी वजह से क्या डेवलप हो सकता है, इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर। कोई भी मदर और फादर में इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप हुआ है तो उसके चिल्ड्रन में भी इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि डिफेक्टिव जीन हमारे मदर और फादर में से चिल्ड्रन में ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे जो मदर और फादर में है तो चिल्ड्रन में भी हो सकती है। तो फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी डेवलप होता है। उसके बाद आता है पोस्ट इन्फेक्शन आईबीएस। ये पोस्ट इन्फेक्शन आईबीएस क्या है? तो आपको कोई बीमारी हुई, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई बड़ी बीमारी हुई या कोई कोलाइटिस हुआ, आंते का इन्फ्लामेशन हो गया, आप 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे और आप दवाई लेने के बाद ठीक हो जाते, वो इन्फेक्शन से तो आप ठीक हो जाते। लेकिन जब आप घर पे आते हैं और आपको क्या डेवलप होता है, आपको बार बार डायरिया होने लगता है, आपके पेट में हल्का सा दर्द होने लगता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपके स्टूल में म्यूकस आता है, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम बोलने वाले हैं। तो कोई भी बड़ी डिजीज हुई, जो वो डिजीज तो ठीक हो गई, जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है, इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप होता है। तो पोस्ट इन्फेक्शन आईबीएस भी डेवलप हो सकता है। उसके बाद है प्रॉब्लम विद जीआईटी मसल्स। हमारे जो जीआईटी मसल्स है जिसमें प्रॉब्लम होने की वजह से भी आईबीएस डेवलप होता है। मोस्ट कॉमन किसमें होता है, जो मोटे इंसान होते हैं, जो ओबेस पर्सन्स होते हैं, उसमें आईबीएस डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद किस वजह से डेवलप होता है, टू मच फैट इन डाइट। जब हम खाना खाते हैं जिसमें फैटी चीजें ज्यादा खाते हैं, फैट वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जीआईटी सिस्टम डिस्टर्ब हो सकती है और इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। उसके बाद आता है फास्ट फूड एंड फ्राइड फूड। जब हम बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि इसकी वजह से ही डेवलप होगा, लेकिन हम रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से डेवलप हो सकता है। तो बाहर की चीजें और तली हुई चीजें और ज्यादा फैट वाली चीजें खाने की वजह से इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। उसके बाद वीक इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यून सिस्टम वीक है। कभी बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो बाहर का खाना खाते हैं और उसको पेट में गैस बन जाती है, उसको डायरिया हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसके पेट में दर्द करने लगता है। किस वजह से डेवलप होता है, उस इंसान के बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक है, जिसकी वजह से उसके पेट में डिस्टर्बेंस हो जाता है, ज्यादा बारीक खाने की वजह से डेवलप हो सकता है। उसके बाद आता है हार्मोन की वजह से। हार्मोन की वजह से हमारी पूरी बॉडी चलती है। अब हार्मोन ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो हमारा पूरा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारा पूरा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी तो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या डेवलप हो सकता है, इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर कोज नहीं है कि इसकी वजह से ही इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। ये हमने सब पढ़ा जो रिस्क फैक्टर है, बहुत सारे दूसरे भी रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। लेकिन सम इम्पोर्टेंट हमने रिस्क फैक्टर पढ़े जिसकी वजह से इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। तो हमारे रिस्क फैक्टर हो गए इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम के। अब हम पढ़ने वाले साइन एंड सिम्टम ऑफ द इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम।
ये इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो जो भी आईबीएस वाला पेशेंट होता है उसके पेट में हल्का सा दर्द रहता है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, एब्डोमिनल पेन बोलने वाले। वो दर्द उसको वीक में 3-4 बार भी होता है, मंथ में 3-4 बार भी होता है, या वो दर्द उसको डेली होता है जिसको हम एब्डोमिनल पेन बोलेंगे। अब आईबीएस वाले पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी डेवलप होता है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, तो उसका जो स्टूल होता है वो हार्ड स्टूल आता है और ड्राई स्टूल आता है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलने वाले हैं। तो पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी डेवलप होता है। उसके बाद पेशेंट में क्या होता है, डायरिया भी डेवलप होते हैं। डायरिया क्या होता है, तो उसका स्टूल पतला आता है, वाटरी आता है, वाटर स्टूल आता है और लूज स्टूल आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। तो वो पेशेंट वो उसको एक दिन में 3-4 बार भी होता है, वीक में 3-4 बार भी होता है, या मंथ में 6 से 7 बार भी उसको डायरिया होते हैं। तो आईबीएस वाले पेशेंट में डायरिया भी हो सकते हैं। उसके स्टूल में, आईबीएस वाले पेशेंट के स्टूल में क्या होता है, म्यूकस भी देखने को मिल सकती है। वो लेटरिन जाएगा, स्टूल पास करने जाएगा, तो जब उसके स्टूल में क्या देखने को मिलेगा, म्यूकस देखने को मिलेगा। अब आईबीएस वाले पेशेंट में क्या होता है, एब्डोमिनल फुलनेस भी हो सकता है, उसका पेट फूल जाएगा गैस भरने की वजह से, तो उसको फीलिंग ऑफ फुलनेस महसूस होती है, तो उसका एब्डोमिनल फुलनेस हो सकता है। उसके बाद उस पेशेंट में गैस और ब्लोटिंग होती रहती है। अब ज़्यादा गैस बनेगी जिसकी वजह से उसका पेट हार्ड हो जाता है। जब हम उसका पेट टच करते हैं तो हमें हार्डनेस महसूस होती है, किसकी वजह से, गैस की वजह से, और ब्लोटिंग भी होती है। उसके बाद आता है डिफिकल्टी पासिंग स्टूल। जब आईबीएस वाला पेशेंट स्टूल पास करने जाता है तो उसको डिफिकल्टी होती है और उसके पेट में दर्द होता है। तो आईबीएस वाले पेशेंट को स्टूल पास करने के दौरान डिफिकल्टी होती है। उसके बाद आता है अर्जेंसी टू पास स्टूल। जब पेशेंट स्टूल पास करने जाएगा तो बार बार वो स्टूल पास करने जाएगा, दिन में 4 बार वो स्टूल पास करने जाएगा, या उसको अर्जेंसी आ जाएगी तो उसको तुरंत स्टूल पास करने जाना पड़ेगा। तो अर्जेंसी टू पास स्टूल, ये सब सिम्टम आईबीएस वाले पेशेंट में हो सकते हैं, इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम वाले पेशेंट में। दूसरे अदर सिम्टम भी हो सकते हैं जिसमें आता है नूजिया। मेनली कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नूजिया बोलते हैं। तो नूजिया भी डेवलप होता है। अब ज़्यादा उसके पेट में गैस बनने की वजह से या कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने की वजह से उस इंसान को क्या होता है, सर में दर्द होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेडेक बोलते हैं। तो आईबीएस वाले पेशेंट में क्या होता है, उसको सर दर्द करने लगता है और वो पेशेंट क्या करता है, सर दर्द करने की दवाई खाने लगता है, सर दर्द कम करने की दवाई लेता है। अब वो डेली वो दवाई लेता है, लेकिन वो जड़ मूड तक नहीं जाता कि वो सर दर्द किस वजह से डेवलप होता है। वो सर दर्द आईबीएस की वजह से भी हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। उसके बाद आता है लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख कम लगती है कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने की वजह से। उसके बाद उसको फटीग और टायर्डनेस होता है, उसको थकान सी महसूस होती है। क्यों डेवलप होती है, कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से वो खाना नहीं खा पाएगा, या डायरिया होने की वजह से वाटर ज्यादा लॉस होता है जिसकी वजह से उसको थकान होती है, जिसको हम फटीग और टायर्डनेस बोलेंगे। उस इंसान के अंदर वीकनेस होती है। उसके बाद आता है उसका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। वो नाइट में 2-3 बार स्टूल पास करने जाएगा या 6 से 7 बार वो यूरिन पास करने जाएगा जिसकी वजह से उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। अब स्लीप डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी जिसकी वजह से उस इंसान के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। तो उसके अंदर डिप्रेसिव सिम्टम भी आ सकते हैं। अब डिप्रेसिव सिम्टम इस सब की वजह से आएंगे तो ज्यादा ये सिम्टम के क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये हमारे साइन एंड सिम्टम है जो इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम वाले पेशेंट में हो सकते हैं। अब हम पढ़ने वाला है डायग्नोसिस ऑफ इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम। तो कोई भी पेशेंट होता है वो इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम है या नहीं, वो हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इरिटेबल
बुवेल सिंड्रोम का कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है जिससे हम पता लगा सके कि इस पेशेंट में आईबीएस है। तो कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट में आईबीएस है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम का। अब पेशेंट आता है तो पेशेंट का हम फर्स्ट वन क्या करने वाले हैं, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करने वाले हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट को कितने टाइम से उसको पेट में दर्द कर रहा है, कितने टाइम से उसको डायरिया है, उसको कितने टाइम से उसको पेट में गैस बन जाती है, वो हम जो आगे साइन एंड सिम्टम पढ़े उसमें से पेशेंट को साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। तो पेशेंट की हम हिस्ट्री कलेक्शन करने वाले हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में उसके फैमिली मेंबर में किसी को पहले आईबीएस है, इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम है या नहीं, वो हम हिस्ट्री कलेक्शन करने वाले हैं, क्योंकि जेनेटिक भी हो सकता है इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम। उसके बाद हम पेशेंट का क्या करने वाले हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करने वाले हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का एब्डोमेन चेक करेंगे। एब्डोमेन में हमें हार्डनेस देखने को मिल सकती है। पेशेंट का हम वाइटल मॉनिटर करेंगे। पेशेंट को डायरिया ज़्यादा होते तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम भी देखने को मिल सकता है। पेशेंट को हेडेक भी देखने को मिल सकता है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कितना है, पेशेंट का पल्स रेट कितना है, ऐसे हम नॉर्मल वाइटल मॉनिटर करते हैं। उसके बाद पेशेंट का हम क्या करवाते हैं, यूएसजी एब्डोमेन करवाते हैं। हम पेट की सोनोग्राफी करवाएंगे। हमें पेट की सोनोग्राफी में कुछ देखने को मिलेगा, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हमें पेट की सोनोग्राफी भी नॉर्मल देखने को मिलती है। उसके बाद हम एंडोस्कोपी करवाते हैं। एंडोस्कोपी क्या होता है, तो एक ट्यूब होती है, एक पाइप होती है जिसके आगे कैमरा लगा होता है। वो ट्यूब हमारे माउथ के थ्रू इंसर्ट करते हैं और हमारे जीआईटी ऑर्गन को विजुलाइज करते हैं, जिसको हम एंडोस्कोपी बोलते हैं। तो एंडोस्कोपी भी हम करवाते हैं। एंडोस्कोपी भी हमें क्या देखने को मिलेगी, नॉर्मल देखने को मिलेगी। उसके बाद हम कोलोनोस्कोपी भी करवाते हैं। कोलोनोस्कोपी क्या होता है, तो हमारे एनएस के थ्रू, पेशेंट के एनएस के थ्रू एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं, एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं। उस ट्यूब के आगे कैमरा लगा होता है। उस ट्यूब से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उस लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इन्फ्लामेशन है, कोई इन्फेक्शन है, वो हम पता लगा सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। तो कोलोनोस्कोपी भी हमें क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल देखने को मिलेगा। हम पेशेंट का एब्डोमेन का सीटी और एमआरआई करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, वो भी हमें क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल देखने को मिलेगा। हम पेशेंट का नॉर्मल ब्लड रूटीन करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, सीबीसी करवाएंगे, सीआरपी करवाएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम एसजीपीटी करवाते हैं, सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसमिनेज करवाते हैं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट, सीआरपी, सीबीसी, ये सब ब्लड रिपोर्ट हमें नॉर्मल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल देखने को मिलेगा। हम पेशेंट का बेरियम एनीमा भी हम करवाते हैं। बेरियम क्या, एनीमा क्या होता है, तो बेरियम एक लिक्विड होता है जो पेशेंट के एनएस के थ्रू इंसर्ट करते हैं और पेशेंट के एब्डोमेन का एक्सरे लेते हैं। उससे हमें पता लगता है कि पेशेंट के कोलोन में, पेशेंट के इंटेस्टाइन में कोई बड़ी प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये सब हम रिपोर्ट कराएंगे। तो ये सब हमें रिपोर्ट क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल देखने को मिलेगा। तो ये सब रिपोर्ट हमें नॉर्मल देखने को मिले और हमने आगे जो सिम्टम पढ़े वो पेशेंट में सिम्टम है, तब हम उसको हम क्या बोलेंगे, इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम बोलेंगे। इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम का कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। हम सिम्टम से अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट को डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये सब रिपोर्ट हम करवाएंगे तो ये सब रिपोर्ट हमें नॉर्मल देखने को मिलेगा, तब जाके उसको हम क्या बोलने वाले हैं, इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम बोलने वाले हैं। इसमें से किसी रिपोर्ट में कोई एबनॉर्मलिटी हो गई तो उसको दूसरी कोई कंडीशन हो सकती है। तो इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम वाले पेशेंट में सब इन्वेस्टिगेशन क्या आते हैं, नॉर्मल आते हैं। तो अब डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर 15 दिन की दवाई लिखते हैं। पेशेंट 15 दिन तक पेशेंट तो ठीक रहता है, वापस वैसी कंडीशन होती है। तो अब हम इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम का मैनेजमेंट कैसे करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ द इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम।
किसी भी इंसान में इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप हुआ है तो उसका हम मैनेजमेंट कैसे करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम वाले होते हैं, वो डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर सब रिपोर्ट करवाते हैं, सब रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो पेशेंट को 15 दिन की डॉक्टर दवाई देते हैं, 15 दिन तक पेशेंट ठीक रहता है और पेशेंट को वापस कंडीशन वैसी हो जाती है तो पेशेंट क्या करता है, डॉक्टर को ही चेंज कर देता है, ऐसे दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए जाता है, उससे ठीक नहीं होता है तो दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, ऐसे डॉक्टर बदलते रहते हैं लेकिन पेशेंट ठीक होता नहीं है। तो पेशेंट को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम से पेशेंट ठीक हो सके, तो पेशेंट को साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसको एमडी फिजिशियन को डॉक्टर को दिखाना चाहिए और पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना भी जरूरी होता है जिसकी वजह से इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम ठीक हो सकता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में पेशेंट को क्या करना चाहिए, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में पेशेंट को फाइबर डाइट लेना चाहिए। फाइबर डाइट में पेशेंट को फल फ्रूट लेना चाहिए, ककड़ी है, मूली है, गाजर है, ऐसे रेशे वाली सब्जी पेशेंट को लेना चाहिए जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, फाइबर डाइट बोलने वाले हैं। तो ऐसे इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम वाले पेशेंट को फाइबर डाइट ज़्यादा खाना चाहिए। उसके बाद पेशेंट को क्या करना चाहिए, इम्प्रूव स्लीप हैबिट में रिड्यूस द एंजाइटी। किसी इंसान में एंजाइटी है, डिप्रेशन है तो उस इंसान को पूरी नींद लेनी चाहिए, 8 से 10 घंटे पेशेंट को नींद लेनी चाहिए। बहुत सारे पर्सन्स होते हैं 2 से 1 बजे तक, 12 बजे तक मोबाइल चलाते हैं और बाद में सोते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी नींद लोगे तो पूरे हार्मोन रिलीज होगी हमारे ब्रेन के अंदर और हमारे बॉडी के अंदर एंजाइटी कम होगी, डिप्रेशन कम हो सकता है। तो पेशेंट को क्या एडवाइस करने वाले हम, पेशेंट को अच्छी नींद लेनी चाहिए। उसके बाद पेशेंट को क्या करना चाहिए, पेशेंट को पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी पिएगा पेशेंट तो क्या हो सकता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। उसके बाद पेशेंट जब भी खाना खाएगा तो उसको चबा के खाना चाहिए, धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए, प्रॉपरली चबा के खाना चाहिए। बहुत सारे पर्सन्स को जल्दी जल्दी में खाना खा लेते हैं और अंदर उतार देते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उनको इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से चबा के खाना चाहिए और स्लोली खाना चाहिए। उसके बाद अवॉइड ओवर ईटिंग। बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं उनको कैपेसिटी होती है 3-4 रोटी की और वो खा जाते हैं 8 रोटी। तो जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना ही खाना चाहिए, कैपेसिटी का बाहर हमें ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। तो ओवर ईटिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम को ठीक करने की। उसके बाद आता है अवॉइड फास्ट फूड, स्पाइसी फूड एंड फैटी फूड। हमें तली हुई चीजें नहीं खाना चाहिए, बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खाना चाहिए और हम जो भी डाइट में फैट ज़्यादा है वो चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड फास्ट फूड अवॉइड करना है, बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, हमें तली हुई तीखी मिर्ची वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं खाना है और हमें जो जिसमें फैट ज़्यादा है वो चीज़ें हमें नहीं खाना है, वो हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। उसके बाद अवॉइड फूड ड्रिंक दैट स्टिमुलेट द इंटेस्टाइन। जो भी ऐसा ड्रिंक है जो हमारे इंटेस्टाइन को ज़्यादा स्टिमुलेट करे उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, उसको हमें नहीं लेना चाहिए। तो वो कौन सा फूड है, तो टी है, कॉफ़ी है, कोला है, कैफीन है। तो कैफीन में भी बहुत सारे होते हैं। तो ये ऐसे फूड है जिसको हमें नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से नहीं तो हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा हो सकती है, इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। उसके बाद क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। जो भी इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम वाले पेशेंट है उसको दिन में 30 से 35 मिनट या 45 मिनट तक डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। ओवरवेट से बचना चाहिए, पेशेंट को ओबेस से बचना चाहिए। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, पेशेंट को योगा करना चाहिए। डेली योगा करने की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, हमारे पेट की बीमारी ठीक हो सकती है। और पेशेंट को क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने की वजह से हमारे ब्रेन में जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ है
हमारे जो हार्मोन इनबैलेंस हुआ है, हमारी जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हुई है वो ठीक हो सकती है। हमें डीपली ब्रेथ लेना है और छोड़ना है। ऐसे हमें दिन में 30 मिनट डेली करना है, जिसकी वजह से हमारी जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हुई है, जो हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हुआ है, जो हमारे एंजाइटी डेवलप हुई है, डिप्रेशन डेवलप हुआ है, वो हम मेडिटेशन करने की वजह से ठीक हो सकता है, वो डिक्रीज हो सकता है। तो ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसकी वजह से इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम वाला पेशेंट ठीक हो सकता है। अब इसके साथ हमें कौन कौन सी दवाई लेनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम। कोई भी इंसान है, उसको इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम डेवलप हुआ है तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ उसको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना भी अच्छा रहता है, ज़रूरी रहता है, जिसकी वजह से पर्सन में इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम ठीक हो सकता है। अब उस इंसान के अंदर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को कम करने वाली दवाई देते हैं, जिसको हम लैक्सेटिव बोलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने वाली दवाई, कॉन्स्टिपेशन जो हार्ड स्टूल होता है, ड्राई स्टूल होता है, उसको प्रिवेंट करने वाली दवाई होती है सिलियम होती है, और मिथाइल सेलुलोज दवाई होती है जो लैक्सेटिव होती है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद पेशेंट में डायरिया है तो डायरिया को कम करने वाली दवाई या डायरिया को बंद करने वाली दवाई हम लोमोटिल और लोपेरामाइड देते हैं। उसके बाद पेशेंट के में एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो एब्डोमिनल पेन को कम करने वाली दवाई, उसके पेट में दर्द को कम करने वाली दवाई को हम देने वाले हैं एंटीस्पाज्मोटिक। तो एंटीस्पाज्मोटिक कौन सी होती है? तो स्पाज्मोनल होती है, बुस्कोपान होती है, कोलोफेक होती है, पेपरमिंट ऑयल होता है। ये सब क्या करती है? पेशेंट के एब्डोमेन में, पेशेंट के पेट में जो दर्द है उसको डिक्रीज करती है। उसके बाद पेशेंट में एंटी कोलिनर्जिक देने वाले हैं। जो हमारा जो कोलिनर्जिक होता है उस कोलिनर्जिक को कम करने वाली दवाई को हम एंटी कोलिनर्जिक बोलते हैं। तो एंटी कोलिनर्जिक में हम पेशेंट को क्या देने वाले हैं? डाइसाइक्लोमाइन दे सकते हैं, प्रोपेनथेलिन दे सकते हैं, बेलाडोना दे सकते हैं। तो ये सब क्या है? एंटी कोलिनर्जिक दवाई है। उसके बाद पेशेंट को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन कम करने वाली हम दवाई देने वाले हैं। तो डिप्रेशन को कम करने वाली दवाई में लिब्रेक्स और डोनापाइन है, जिसकी वजह से पेशेंट सिडेट होता है, पेशेंट को नींद अच्छी आती है, जिसकी वजह से पेशेंट के हार्मोन इनबैलेंस हुए हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हुई है, उसको स्ट्रेस और डिप्रेशन से डिक्रीज हो सकता है। तो जिसको हम क्या बोलेंगे? एंटी डिप्रेशन बोलेंगे, जो जिसकी वजह से उस इंसान डिप्रेशन से ठीक हो सकता है। तो ये सब कॉमन ड्रग है जो हम इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम में देते हैं। तो इधर हमारा इरिटेबल बुवेल सिंड्रोम का लेक्चर फिनिश होता है।